हेलो एवरीवन, वेलकम टू जोलॉजी शॉर्ट्स। मैं हूं डॉक्टर कोमल। अब हम स्टार्ट कर रहे हैं एक नई सीरीज जिसमें हम डिस्कस कर रहे हैं डीबीटी जेआरएफ के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस। आज जो क्वेश्चंस उठाए हैं मैंने 2018 के। हमने फोकस किया है मेनली सेक्शन ए पे। फर्स्ट पहले हम सेक्शन ए के इजी क्वेश्चंस को टारगेट करेंगे, उसके बाद धीरे धीरे हम सेक्शन बी के थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चंस के जो डिटेल में आते हैं उनके ऊपर जाएंगे। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। So first question है, when DNA is extracted from bacterial cell and analyzed for base composition, it is found that 38% बेस जो है साइटोसिन होते हैं। तो परसेंटेज ऑफ एडेनिन बताना है हमने कितना है, तो हमें पता है सी जो है साइटोसिन के इक्विवेलेंट आपका ग्वानिन होता है। तो 38% ये 38%, तो टोटल आपका कितना हो गया? 76% हो गया। 76% ये टोटल हो गया। तो 100 में से माइनस करेंगे तो आपका 25% कितना होगा? ए और टी होगा, और ए और टी भी इक्वल होते हैं आपस में। तो 24 को 2 से डिवाइड करेंगे तो आपका आंसर हो जाएगा 12%। ऑल राइट, अब चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ। सेकंड क्वेश्चन है आपका, द स्पेक्ट्रोफोटोमेट्रिक मेथड फॉर डिटेक्शन ऑफ फंक्शनल ग्रुप। तो कौन सा मेथड है जो फंक्शनल ग्रुप को डिटेक्ट करता है? तो इसका आंसर है आपका एफटीआईआर। तो एफटीआईआर क्या है? वो आइडेंटिफाई करता है फंक्शनल ग्रुप्स को, बिकॉज डिफरेंट केमिकल बूंद जो है वो एब्जॉर्ब करते हैं ये डिफरेंट इंफ्रारेड रेडिएशंस एट द कैरेक्टरिस्टिक फ्रीक्वेंसीज। तो इसका आंसर हो जाएगा एफटीआईआर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, equal volume of cell suspension of E. coli, Saccharomyces, Streptococcus and Mycoplasma all have the same OD at 600 nanometer जो है 0.50. So question है, which cell suspension would have the minimum and the maximum number of cells? तो इसमें क्या कंसेप्ट लगेगा कि आपको पता है जो आपके लार्ज सेल्स हैं जिनकी लेंथ ज्यादा है, तो आपके लार्जर सेल्स जो होंगे वो आपकी ज्यादा टर्बिडिटी देंगे। ठीक है, सो आपके लार्जर सेल्स कंट्रीब्यूट मोर टर्बिडिटी पर सेल। ठीक है, जो आपके सेल्स कम होंगे, लेस होंगे, छोटे होंगे सेल्स, ठीक है, जो स्मॉलर सेल्स होंगे वो आपकी क्या है? कम टर्बिडिटी देंगे। ठीक है, तो लार्जर सेल्स जो है वो ज्यादा टर्बिडिटी दे रहे हैं तो उनका नंबर कम होना चाहिए, तभी इक्वल आपको चाहिए। ठीक है, और जो छोटे साइज में है उनका नंबर हमें क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। तो आपके सबसे छोटे कौन से होते हैं? सबसे छोटे सेल्स आपको पता है माइकोप्लाज्मा होते हैं, और इन सब में देखा जाए तो सैक्रोमाइसिस क्या है? फंजाई है, तो वो सबसे लार्जेस्ट होगी। तो आपका इसका आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हिस्टोन कोडोन इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, हिस्टोन कोडोन क्या होता है? एक होता है आपका जेनेटिक कोड जो होता है AUG, GGC ऐसे टाइप। जो एक हिस्टोन कोड होता है, हिस्टोन कोड क्या होता है? जैसे H3K4 मिथ्योनिन। ठीक है, सो आपका ये क्या बताता है? थर्ड हिस्टोन पोजीशन पे लाइसिन, फोर्थ लाइसिन पे क्या है आपकी? पोस्ट ट्रांसलेशन मॉडिफिकेशन, मतलब मिथाइलेशन हुआ है। तो ये आपकी मॉडिफिकेशन बताता है हिस्टोन के ऊपर। सो हिस्टोन कोड्स इम्प्लाइज विच ऑफ द फॉलोइंग? इट टेल्स अस अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ हिस्टोन्स। आई होप आपको क्वेश्चंस क्लियर लग रहे होंगे, इजी लग रहे होंगे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, मैच द एंजाइम इन द ग्रुप 1 विद द एप्लीकेशन फंक्शंस इन ग्रुप 2। ठीक है, तो आपका फर्स्ट है पैक्टिनेस। ठीक है, पैक्टिनेस किस में यूज होता है? कि पैक्टिनेस होता है आपका जूस क्लैरिफिकेशन में। सेकंड है आपका पेपेन। पेपेन आपका यूज होता है किसमें? आपके मीट टेंडराइजेशन के लिए। ठीक है, सो पेपिन क्या है? एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, आपको पता है। और मीट टेंडराइजेशन क्या होता है? कि मीट को आपने सॉफ्टन बनाता है उनके कनेक्टिव टिश्यू और मसल्स को डिसॉल्व करने के लिए। ठीक है, इजी सॉफ्ट करता है, च्यूई करता है, जूसी बनाता है। ठीक है, सो उसके लिए हम पेपिन यूज करते हैं। फिर आता है आपका थर्ड पूछा है ग्लूकोज आइसोमेरेज। तो ग्लूकोज आइसोमेरेज क्या है? वो आपका एक ऑल्टरनेट ऑप्शन है किसके लिए? हाई फ्रक्टोज कॉर्न सिरप के लिए यूज होता है वो। ठीक है, ग्लूकोज का सब्स्टिट्यूट कह सकते हो काइंड ऑफ। ठीक है, देन फोर्थ है आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज। बीटा गैलेक्टोसाइडेज आपका कहाँ यूज होता है? वो होता है लैक्टोज फ्री मिल्क प्रोडक्ट में यूज होता है। ठीक है, बीटा गैलेक्टोसाइडेज आपने देखा है लैक्टोज को किस में कन्वर्ट करता है? आपका ग्लूकोज प्लस योर गैलेक्टोज में। आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज यूज होता है लैक्टोज फ्री मिल्क प्रोडक्ट्स बनाने के लिए। आपका इसमें अगर ऑप्शंस देखे जाएं तो आपका फर्स्ट ऑप्शन जो है वो आ जाएगा सेकंड ऑप्शन। ठीक है, एम का थर्ड हो जाएगा। जूस क्लैरिफिकेशन के लिए आपका पेप्सिन और पेपेन जो है आपका किसके आ जाएगा? एन का फोर्थ है मीट टेंडरनेस के लिए। ओ ग्लूकोज आइसोमेरेज जो है आपका किसमें आ जाएगा? सेकंड ऑप्शन, दैट इज हाई फ्रक्टोज कॉर्न शुगर। एंड आपका बीटा गैलेक्टोसाइडेज जो है लैक्टोज फ्री मिल्क प्रोडक्ट में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, अ जीन was cloned into a unique Henry restriction site placed present in ampicillin resistance gene of a vector that contain both ampicillin and kanamycin resistance gene। तो आपका ये वेक्टर है, इसके अंदर आपका एक एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस जीन भी है, ठीक है, और आपका कैनामाइसिन भी है।
ठीक है। अब आपने क्या किया है, जो आपका जीन क्लोन किया है, जीन ऑफ इंटरेस्ट, वो एम्पिसिलिन, जहाँ पे मतलब आपका एम्प्लिसिन रेजिस्टेंट जीन्स के अंदर ही हिंथरी साइट है, वहां पे आपने क्या है अपना जीन ऑफ इंटरेस्ट डाल दिया है। तो अब जीन ऑफ इंटरेस्ट डालने के बाद आपका जो एम्पिसिलिन वाला ये रेजिस्टेंट जीन क्वालिटी वो तो सेंसिटिव हो गया, आपका प्लाज्मिड जो है अब एम्पिसिलिन सेंसिटिव प्लाज्मिड हो गया। ठीक है, क्योंकि उसकी एक्टिविटी तो क्या हो अफेक्ट हो गई। ठीक है, सो टू सेलेक्ट फॉर ओनली रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स द ट्रांसफॉर्मेशन मिक्सचर शुड बी प्लेटेड ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग प्लेट। तो ये आपका ये पूछा है कि ट्रांसफॉर्मेशन हमें कौन सी प्लेट पे करनी चाहिए, ठीक है, कि हमें रिकॉम्बिनेंट क्लोन्स मिले। तो आपका एम्पिसिलिन तो सेंसिटिव हो गया, तो अगर आपका कैनामाइसिन की प्लेट पे एंटीबायोटिक डाली हुई प्लेट पे आप इसको कल्चर करते हैं तो आपके रिकॉम्बिनेंट आ जाएंगे। ठीक है, सो आपका कैनामाइसिन कंटेनिंग प्लेट आ जाएगा। ठीक है, फॉलोड बाय योर रेप्लिका प्लेटिंग ऑन एम्पिसिलिन कंटेनिंग प्लेट। तो आप रेप्लिका प्लेट जो आप एम्पिसिलिन कंटेनिंग प्लेट पे करेंगे तो आपका उसमें कोई भी आपका मतलब कॉलोनी ग्रो ही नहीं करेगी, तो कंफर्म हो जाएगा कि यस आपका जो है रिकॉम्बिनेंट क्लोन हो गया है, कंफर्म हो जाएगा। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो इसमें करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है, फ्रॉम among the options given below RNA polymerase 2 transcribe which one of the following। RNA polymerase 2 किसको ट्रांसक्राइब करता है? तो फर्स्ट rRNA, tRNA, थर्ड ऑप्शन है माइक्रो आरएनए, नन ऑफ द अबव। तो आपको पता है RNA polymerase 2 जो है वो मेनली mRNA को ट्रांसक्राइब करता है, अलोंग विद दैट वो ऑल्सो ट्रांसक्राइब करता है आपके माइक्रो आरएनए को। तो ऑप्शन सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। ठीक है, सो rRNA मेनली ट्रांसक्राइब होता है आपका RNA polymerase 1 से। ठीक है, और आपका tRNA होता है आपका किससे? RNA polymerase 3 से। इसमें भी आपकी सब यूनिट्स अलग अलग ट्रांसक्राइब होती है। ठीक है, वो आप देख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, सर डीएनए बाइंडिंग domain of a transcription factor that is specifically required for regulation of gene A is exchanged with the DNA binding domain of another transcription factor that is required specifically for the regulation of gene B। so gene A के लिए जो आपको ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर चाहिए था, ठीक है, उसको हमने रिप्लेस कर दिया जो जीन बी का ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर एक्सचेंज विद डीएनए बाइंडिंग डोमेन ऑफ अनदर ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर। तो बी का जो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का डीएनए बाइंडिंग प्रोटीन वाला डोमेन था वो उससे रिप्लेस कर दिया, बी के जो ये था वो हमने यहाँ डाल दिया इसके ऊपर। ठीक है, तो अब ये पूछा है कि दिस काइमेरिक ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर विल रेगुलेट। तो ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर किसको रेगुलेट करेगा? तो आपको पता है कि ट्रांसक्रिप्ट डीएनए बाइंडिंग डोमेन जो है ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर का किसका लगा हुआ है? बी का लगा हुआ है। तो आपका जीन फाइनली कौन सा बनेगा? सिर्फ आपका बी जीन बनेगा, काइमेरिक में ए जीन बनेगा ही नहीं आपका। ठीक है, सो गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। सो प्रोटीन सिंथेसिस इन यूकैरियोटिक सेल टर्मिनेट्स एट स्टॉप कोडोन। क्यों स्टॉप कोडोन पे टर्मिनेट कर जाता है? इसके ऑप्शंस दिए हुए हैं। mRNA synthesis stops at stop codon, the tRNA corresponding to the stop codon cannot bind to an amino acid। थर्ड है, there is no naturally occurring tRNA with an anticodon corresponding to the stop codon। and D है, the conformation around the soft codon prevent binding of amino acid tRNA। तो इसका सही करेक्ट आंसर है आपका सी। तो हमारे नेचुरली अकरिंग टीआरएनए जो एंटीकोडोन के कॉरस्पॉन्डिंग हो वो आपका प्रेजेंट ही नहीं होते हैं। ठीक है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा सी। गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लाज्मिड डीएनए व्हेन डाइजेस्टेड विद ई कोराई गेव अ सिंगल बैंड ऑफ 16 केबी। ठीक है, तो आपका ये प्लाज्मिड है, ये आपको सिंगल कट किया आपने ई कोराई से। ठीक है, वो आपका एक खुल जाएगा, ये तो खुलने के बाद ये पूरा कितना है? 16 केबी का दे रहा है। ठीक है, so when the same plasmid was digested with BAM H1 to give two bands of 6 किलो बेस पे 4 किलो बेस पे the plasmid has। तो उसने पूछा है कि इसी प्लाज्मिड को हमने क्या है बैम टू से कट किया। ठीक है, अगर बैम टू से कट किया तो एक 6 किलो बेस पेयर का प्रोडक्ट दिया उसने और एक 4 किलो बेस पेयर का प्रोडक्ट दिया इसने। ठीक है, सो उसने पूछा कि कितने रिस्ट्रिक्शन साइट्स प्रेजेंट होंगे प्लाज्मा में। ठीक है, तो हमें पता है इकोराई की तो एक ही, क्योंकि एक ही बैंड देने पे उसने 6 केबी का दे दिया, तो सिंगल साइट अगर हम देखें तो इकोराई का सिंगल वाला साइट होगा। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन है कि 6 केबी का अगर हम माने कि उसकी दो साइट होती ये और ये होता, ठीक है, तो 1 2 3 तीन प्रोडक्ट देने थे उसने। ठीक है, +6 + 4 प्रोडक्ट दे रहा है, तो 6 + 4 प्रोडक्ट देने के बाद तो ये कितना बना? 10 केबी बना। ठीक है, टोटल तो 16 केबी था, 6 केबी का क्या है? बैकलॉग रह गया।
तो इसका मतलब 6 KB जो है वो डुप्लीकेट में बना है, ठीक है। सो डुप्लीकेट में 6 KB बना है तो आपकी साइड्स कितनी होंगी, 3 साइड्स होंगी बैम H1 की, ठीक है। तो 1 2 3, लेकिन 6 KB जो है 2 बार बना है, इसलिए जो है वो जब हम देख रहे हैं उसको विजुअलाइज कर रहे हैं तो वो सिंगल बैंड की तरह दिख रहा है, तो इसका ऑप्शन बी जो है वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। So myeloma cells fused with spleen cells in hybridoma technology are, myeloma cells हमें पता है हम क्यों फ्यूज करते हैं, क्योंकि वो इमोर्टल होते हैं, ठीक है। प्लस लेकिन एंटीबॉडी एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स वो नहीं होते हैं। हम आपका माइलोमा सेल्स को प्लस आपके बी सेल्स को फ्यूज करके हाइब्रिडोमास बनाते हैं, ठीक है। सो माइलोमा हम इमोर्टेलिटी के लिए लेते हैं और बी सेल्स हम जो है एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स के लिए लेते हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन इनकरेक्ट हो जाता है। सेकंड ऑप्शन है मोर्टल एंड एंटीबॉडी प्रोड्यूसिंग सेल्स, तो वो मोर्टल तो माइलोमा सेल्स होते ही नहीं है, वो इमोर्टल होते हैं, तो आपका ये भी जो है इनकरेक्ट हो जाता है, ठीक है। सो हाइपोजेंथीन ग्वेनिन फोराइबोसाइल ट्रांसफेरेज लैकिंग सेल्स, तो हाँ ये इसका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इनमें हम कहते हैं HGP जो पाथवे है वो इनमें लैक करता है इन सेल्स में, ये वाला सैल्वेज पाथवे में ये बी सेल से आता है और फिर जो है आपके सिंथेसिस होती है आपके न्यूक्लियोटाइड्स की, ठीक है। सो इसका करेक्ट आंसर है सी। सो इन हाइब्रिडोमा टेक्नोलॉजी माइलोमा सेल्स आर सेलेक्टेड सो दैट दे आर इमोर्टल बट डू नॉट प्रोड्यूस योर एंटीबॉडीज, दे आर यूजुअली HTPRT डेफिशिएंट सेल्स विच अलाउ सिलेक्शन इन हैट मीडिया, तो वो हैट मीडियम सिलेक्शन के लिए यही हेल्प करते हैं कि ये डेफिशिएंट होते हैं, ठीक है। और बी सेल से वो एक्टिविटी देते हैं हाइब्रिडोमा सेल्स में, तो वो आपके सेलेक्ट हो जाते हैं और आपके माइलोमा सेल्स जो है वो सेलेक्ट नहीं होते हैं, बिसाइड दे आर इमोर्टल, ठीक है। और बी सेल्स जो है वो धीरे धीरे वो तो खुद ही मर जाएंगे जब आपका हैट मीडिया में हम डालते हैं, तो ये इसका पूरा प्रोसेस रहता है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है एंजाइम इनएक्टिवेशन बाय सुसाइड इनहिबिटर शुड बी, सो फर्स्ट ऑप्शन है एलोस्टेरिक साइट डायरेक्टेड होना चाहिए, एक्टिव साइट डायरेक्टेड होना चाहिए, रेगुलेटरी साइट डायरेक्टेड होना चाहिए, या फिर बोथ एलोस्टेरिक एंड रेगुलेटरी साइट डायरेक्टेड होना चाहिए। तो इसका आंसर जो है वो है एक्टिव साइट डायरेक्शन। एलोस्टेरिक सुसाइड इनहिबिटर्स क्या होते हैं, ये आपके होते हैं मेनली सबस्ट्रेट एनालॉग्स हो गए, जो आपके एंजाइम के एक्टिव साइट पे बाइंड करेंगे, ठीक है। अब एक्टिव साइट पे बाइंड कर गए तो आपका एंजाइम जो है वो नॉर्मल कैटालिटिकल एक्टिविटी शो करेगा, ठीक है। अब नॉर्मल कैटालिटिक एक्टिविटी शो करने के बाद वो क्या है, एक पॉइंट पे एक इंटरमीडिएट बनाएगा, मतलब प्रोडक्ट बना दिया उसने। अब ये जो इंटरमीडिएट है ये जाके इसको इनहिबिट कर देगा एंजाइम को, तो काइंड ऑफ एंजाइम ने तो सुसाइड ही कर ली खुद, कि उसने ऐसे एनालॉग को जो है वो कैटालिटिकली प्रोसेस कर दिया जो उसी को इनहिबिट कर रहा है, तो इसीलिए वो इस प्रोसेस में वो कहाँ बाइंड करता है, वो आपकी एक्टिव साइट पे बाइंड करता है। लेट्स गो टू नेक्स्ट क्वेश्चन नाउ। ये तो इजी क्वेश्चन है। प्रोटीन काइनेज फॉस्फोराइलेट प्रोटीन एट हाइड्रोक्सिल ग्रुप पे OH ग्रुप पे करता है ऑन अमाइनो एसिड साइड चेन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ अमाइनो एसिड कंटेन साइड चेन, ये तो आपको पता ही है कि आपका सीरीन थ्रियोनिन और टायरोसिन में क्या है, आपका OH कंटेनिंग ग्रुप्स होते हैं, अमाइनो एसिड्स हैं ये। नेक्स्ट क्वेश्चन। सो आपका इन अ सेगमेंट ऑफ ट्रांसक्राइब जीन द नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड ऑफ DNA हैज द फॉलोइंग सीक्वेंस, तो आपको पता है नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड जो है आपका वो 5 to 3 डायरेक्शन में होगा, ठीक है। ये आपका नॉन टेम्पलेट होता है, और जो टेम्पलेट स्ट्रैंड होता है वो आपका क्या होगा, 3 to 5 के डायरेक्शन में होता है। क्यों, क्योंकि जो हम बनता है mRNA वो अगेन 5 to 3 के डायरेक्शन में बनता है, ठीक है। सो आपको नॉन टेम्पलेट स्ट्रैंड का इसका आपको क्या है सीक्वेंस दिया हुआ है, ठीक है, AGCTC, तो इसका कॉम्प्लीमेंट्री टेम्पलेट स्टैंड हो जाएगा 3 to 5, उसके कॉम्प्लीमेंट्री आपका क्या है mRNA बनेगा, ठीक है। इसने यही पूछा है कि व्हाट विल द कोरस्पॉन्डिंग 5 to 3 सीक्वेंस इन RNA प्रोडक्ट फ्रॉम दिस सेगमेंट, तो आपका mRNA जो है 5 to 3 में बनता है, ठीक है, ये हमारे प्रोडक्ट है, तो वो इसी के कॉम्प्लीमेंट्री होगा, बट डिफरेंस क्या होगा कि आपका ये DNA है, सो DNA में आपका T रहता है और आपका mRNA में आपका U आ जाता है, ठीक है। तो यही सीक्वेंस रहेगी आपकी, बट T की जगह बस U आ जाएगा, तो ये A है तो ये A आएगा, GC, T की जगह U आ जाएगा, फिर C आएगा, फिर A की जगह क्या आएगा, A ही आएगा, C, T की जगह फिर आ जाएगा U और ये आ जाएगा G, तो यही आपकी 5 to 3 डायरेक्शन रहेगी mRNA की, तो आपका ऑप्शन बी जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। Now coming to next question.
सो इफ द डीएनए कंटेंट ऑफ अ डिप्लॉयड सेल इन G1 फेज ऑफ सेल साइकिल इज x, अगर स्टार्टिंग में G1 फेज में उसका कितना है x है, देन द डीएनए कंटेंट ऑफ सेम सेल एट मेटाफेज में पूछा है, तो आपको पता है G1 में x है, तो ऑप्शंस दी हैं 2x 4x 0.5x और D x ही रहेगा। तो G1 में आपका x है, तो आपको पता है S फेज में कितना हो जाएगा, S फेज में आपका 2x हो जाएगा, डबल हो जाएगा कंटेंट। ठीक है, अब उसने कौन सी स्टेज में पूछा है, फिर आती है मियोसिस 1। मियोसिस 1 के एंड में हम कहते हैं कि रिडक्शनल डिवीजन होता है। ठीक है, तो होता एक्स, लेकिन अभी उसने कौन से पे, मेटाफेज पे पूछा है। ठीक है, मेटाफेज में क्या होता है आपके, ये आपकी सेंट्रल जो प्लेट होती है उस पे होमोलोगस क्रोमोसोम जो है वो अलाइन करेंगे। ठीक है, अब वहां अलाइन करें, वहां तो आपका 2x ही रहा है क्योंकि अभी रिडक्शन तो हुआ नहीं है, आपका एनाफेज एग्रीगेशन तो हुआ नहीं है, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा, आपका आंसर हो जाएगा 2x। सो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द अल्फा हेलिक्स इन अ प्रोटीन इज प्राइमरी ड्यू टू, अल्फा हेलिक्स किसकी वजह से होता है अल्फा हेलिक्स में, सो इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड्स, इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड, वंडरवॉल इंटरेक्शंस की वजह से या कोवेलेंट इंटरेक्शन की वजह से। तो आपका अल्फा हेलिक्स जो ऐसे बनता है वो आपने देखा होगा कि यहाँ के CH और अगले का NH जो है वो आपस में बॉन्डिंग करता है, तो इसका आंसर हो जाएगा इंट्रामोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड की वजह से आपका अल्फा हेलिक्सेस बनते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, अमाइनो एसिड विद एसिमेट्रिक C बीटा एटम्स। तो एसिमेट्रिक जो होता है ये आपको याद रखना पड़ेगा कि थ्रियोनिन और आइसोल्यूसिन में जो है वो एसिमेट्रिक C बीटा कायरल एटम होता है। ठीक है, सो इसका आंसर जो है 3 है, ऑप्शन 3, थ्रियोनिन और आपका आइसोल्यूसिन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, द स्ट्रेंथ ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड रिप्रेजेंटेड बाय DHA ऐसे, भैया डी क्या है, डोनर है, H जो है वो हाइड्रोजन बॉन्ड एटम है। ठीक है, A जो है आपका एक्सेप्टर एटम है, सो वो डिपेंड किस पे करेगा, फर्स्ट ऑप्शन है द DA बॉन्ड लेंथ एंड द नेचर ऑफ द DA एटम। ठीक है, सेकेंड ऑप्शन है द नेचर ऑफ DA एंड A एटम एंड द DA डिस्टेंस पे। थर्ड है द DA डिस्टेंस एंड लीनियरिटी ऑफ द एंगल DHA। थर्ड है द DH और A के डिस्टेंस पे, लीनियरिटी एंगल पे, DHA का जो बनता है एंड द नेचर ऑफ एटम DA। सो आपका जो स्ट्रेंथ है हाइड्रोजन बॉन्ड की वो डिपेंड करता है इन तीनों चीजों पे, H और A के बीच में कितना डिस्टेंस है उस पर वो डिटरमाइन करेगा। देन आपका जो एंगल बन रहा है DHA के बीच में वो भी एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, एंड आपका नेचर ऑफ एटम कि D कैसा है और आपका A कैसा है, डोनर कैसा है और आपका एक्सेप्टर कैसा है, उस पर भी डिपेंड करता है। तो आपका ऑप्शन डी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है। Now coming to last question of this video, the van der Waal energy of single water molecule is, तो सिंगल वाटर मॉलिक्यूल है, तो सिंगल वाटर मॉलिक्यूल है, तो आपका वो क्या होगा, किसी के साथ बॉन्डिंग ही नहीं कर पाएगा, तो आपका वन डर वॉल एनर्जी कितनी हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, सो वन डर वॉल एनर्जी अराइजेस फ्रॉम इंटरेक्शन बिटवीन एटम्स और मॉलिक्यूल्स, और सिंगल मॉलिक्यूल है उसके पास कोई नेबरिंग मॉलिक्यूल नहीं है, वो इंटरेक्ट किसके साथ करेगा, तो आपकी इंटरमॉलिक्यूलर इंटरेक्शन ही नहीं है, तो आपका आंसर क्या है, 0 वन डर वॉल इंटरेक्शन एनर्जी हो जाएगी। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि अगर आप सब्सक्राइब करेंगे वही मुझे मोटिवेशन देगा बाकी आगे ऐसी और वीडियोस बनाने के लिए। सो थैंक यू सो मच।